इस फिल्म की शुरुआत में हमें मार्को नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक रशियन गैंगस्टर से मिलने के लिए आया है। आते ही वह एक पैसों से भरा बैग आदमी को देता है और उससे पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। ये गैंगस्टर उसे एक गाड़ी की चाबी देकर बताता है कि तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में है। मार्गो ने चाबी उठाई और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने वो पूरा गोदाम ही जला दिया जहां पर वह गैंगस्टर से मिलने के लिए आया था। इस कार की डिक्की में उसे एक सूटकेस मिला था जिसे उठाने के बाद सीन यहीं से कट हो जाता है और हम अब मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं। अपनी वाइफ के साथ उन्हें आज ही पता चला है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। आज क्रिसमस भी था। ये दोनों ही एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, इसीलिए दोनों एक साथ काम के लिए निकलते हैं। क्रिसमस की वजह से आज एयरपोर्ट पे काफी रश होने वाला था। ईथन क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर में था तो इसीलिए पहले उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि आज के दिन उन्हें कैसे ये सब हैंडल करना है। उसके बाद ईथन जाकर अपने बॉस से बात करता है कि मुझे अब प्रमोशन चाहिए। मैं बोर्डिंग पे लोगों को चेक नहीं करना चाहता, मुझे लगेज स्कैन करने का काम चाहिए। बॉस उसे मना कर रहे थे क्योंकि आज के दिन कोई भी चेंज करना ठीक नहीं था। लेकिन उसका दोस्त जेसन यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और बॉस से पूछकर उसकी और अपनी ड्यूटी चेंज कर लेता है, जिससे ईथन को फाइनली बैग स्कैन करने का काम मिल चुका था। अब सीन कट होकर हमें एयरपोर्ट के बाहर एक हाईवे दिखाई जाती है जिसमें रायली नामी एक बंदे ने एक आदमी को किडनैप भी किया हुआ था और वह यहाँ सिर्फ चंद ही मिनट में एयरपोर्ट्स के सारे कैमरा को भी हैक कर लेता है। देखने को ये भी मिला कि इसी आदमी ने ईथन के दोस्त जेसन के घर पे उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी आदमी को भेजा है। वो अब अपने मोबाइल में जब ओरिजिनल एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि अब जेसन की जगह ईथन बैठा हुआ था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। नजर तो साफ आ रहा था, ये लोग कोई क्रिमिनल थे और क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पहले जहां इन्होंने जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप करवाया था, अब उसकी जगह इन्हें ईथन की फैमिली का पता चलाना था। ये हैकर कुछ ही मिनट में ईथन का सारा बायोडाटा निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि ईथन की फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा कोई भी नहीं। इसीलिए वो अपने आदमियों को ईथन के घर तलाशी लेने के लिए भेजता है और वहां मौजूद एक रिपोर्ट से इन्हें यह बात पता चलती है कि ईथन की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अब इसी बात को ईथन की कमजोरी की तरह इस्तेमाल करके यहाँ एयरपोर्ट पर देखने को मिला कि किसी ने ईथन का सामान ईथन को लाके दिया था। इस सामान को देखकर ईथन बोला, ये सामान तो मेरा नहीं। लेकिन तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपने कान में ये ईयरफोन लगाओ। वो हैरान हुआ और उसने ईयरफोन उठाकर अपने कान में लगा लिया। ईयरबड को कान में लगाते ही एक बंदा ईथन से बात करने लगता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ईथन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। तब वो आदमी बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी ही देर में लाल टोपी पहने मेरा एक बंदा तुम्हारे पास एक सूटकेस लेकर आएगा। तुम्हें बस उसे स्कैन करने के बाद चुपचाप आगे पास कर देना है, बिना कुछ बोले। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो समझो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान बच गई। ईथन कोई चालाकी ना करें। इसीलिए वो आदमी ईथन को यकीन दिलाता है कि वो ईथन के ऊपर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। वो ये भी जानता है कि इस टाइम ईथन की वाइफ कहाँ पर है, क्योंकि ये सारी रिसर्च उसे राइली ने करके दी थी। ये सब सुनने के बाद ईथन थोड़ा डर जाता है और फोन को डेस्क के नीचे करके पुलिस को कॉल मिलाने लगता है। लेकिन इन लोगों की पूरी तरह नजर थी ईथन के ऊपर। वो लोग देख लेते हैं और ईथन से कहते हैं, फोन काट दो, पुलिस को कुछ मत बताना वरना समझो बुरा हो जाएगा, तुम मानो या ना मानो। लेकिन इस टाइम मेरे एक आदमी ने तुम्हारी वाइफ के सर पे एक राइफल तानी हुई है, तुम्हारी एक भी गलती उसकी जान ले लेगी। जब तक वो आदमी ईथन से बात कर रहा था पुलिस भी कॉल रिसीव कर चुकी थी, लेकिन ईथन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कॉल कट कर दी। यह करने के बाद वह आदमी समझ गया था कि ईथन उसके इशारों पर चलने वाला है। वह ईथन से उसका मोबाइल लॉकर में लॉक करवा देता है। इतना उस आदमी से सवाल करता है, क्या तुम एक टेररिस्ट हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मुझे किसी ने एक काम करने को बोला है। ईथन ने बहुत सोच समझकर उसे सवाल किया, आखिर उस सूटकेस में क्या है? तो जवाब में वह आदमी बोला, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम अपना मुंह बंद ही रखना। अगर सूटकेस प्लेन तक नहीं पहुंचा या उसे किसी ने खोल लिया तो समझो तुम और तुम्हारी वाइफ मारे गए। ईधन उसे कहता है कि मैं तो अब यहाँ बैठा हूं, अगर यहाँ पे जेसन होता तुम लोग फिर क्या करते? जेसन भी तुम्हारी तरह ये काम करने को तैयार होता, क्योंकि जेसन की फैमिली को भी हमने किडनैप करके रखा हुआ है। मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे।
इथन अब एक दूसरी मर्तबा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है और अपने पास मौजूद स्मार्ट वॉच में मैसेज लिखता है। यह भी रायली देख चुका था, जो एयरपोर्ट से बाहर वैन में बैठा हुआ था, जिसने सीसीटीवी कैमरा हैक किए हुए थे। वो ये बात उस आदमी को बताता है जो आदमी बात कर रहा था। इथन से वो इथन से कहता है, तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, मैं इतने मौके नहीं दूंगा, तुम्हें जाओ और अब इस स्मार्ट वॉच को भी लॉकर में रख कर आओ। इथन उनकी बात मानते हुए यह कर चुका था और यह भी बात समझ गया था कि वो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगा। अब सीन कट होकर हम एक पुलिस ऑफिसर एलेना को देखते हैं, जो उस जगह पे गई है जहां पे कल मार्को रशियन गैंगस्टर से मिला था और उसके बाद उसने वो जगह तबाह करती थी। इस जगह के छानबीन करते हुए उन्हें रशियन गैंगस्टर की लाश के पास उसकी घड़ी मिली। एलेना इस घड़ी को चेक करती है, जिसके अंदर से उन्हें एक रिकॉर्डिंग चिप मिली। ये चिप जल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे ले जाकर अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में देती है और उनसे किसी भी तरह इस चिप का डाटा मांगती है। ये लोग डाटा रिट्रीव करने में तो कामयाब हो चुके थे, लेकिन अब ऑडियोज को ये लोग सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि जली होने की वजह से ऑडियोज की क्वालिटी खराब हो चुकी थी। अब हम दोबारा इथन को देखते हैं, जिससे उससे बात करता हुआ आदमी कहता है कि कुछ ही देर में मेरा बंदा आने वाला है, जब तक वो नहीं आता तब तक हम दोनों बातें कर लेते हैं। इथन उसकी इर्द गिर्द की आवाजों का अंदाजा लगाते हुए उसे इर्द गिर्द एयरपोर्ट में ढूंढ ही लेता है। उसने अंदाजा लगा लिया कि यह आदमी उसे नहीं देख रहा। मौके का फायदा उठाते हुए वो उठा जल्दी से और सामने वाले आदमी को बोर्डिंग पास देते हुए उसने इनविजिबल पेन से इसके ऊपर कुछ लिखकर इस बोर्डिंग पास को पुलिस को दे दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके ऊपर तो नजर सीसीटीवी से रखी जा रही थी। रायली ने यह सब कुछ देख लिया और बता दिया। उस आदमी को अब पुलिस वाले को भी सारे मामले का पता चल चुका था। इससे पहले जाकर अपने पूरे डिपार्टमेंट को यह सब कुछ पता था। वो आदमी उठकर उस पुलिस वाले से टकरा जाता है। वो किसी प्लान के तहत ही टकराया था। टकराते हुए उसने उस पुलिस वाले को कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया जिससे फौरन उसकी मौत हो गई। इथन जब अपने चेयर पे वापस आया तो उसने सामने देखा, आदमी वहां उसकी जगह पर नहीं था। उसने इधर उधर फौरन नजर दौड़ाई और आखिर उसे वो आदमी भीड़ में दिख भी गया। उससे पहले कि भीड़ यहाँ पे पुलिस वाले के इर्द गिर्द ज्यादा जमा हो जाती, वह अपनी पुलिस वाले के हाथ से बोर्डिंग पास लेकर वहां से दूर हो जाता है। चेहरा देखने पर हमें मालूम होता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्को ही है, जिसने मूवी के स्टार्ट में रशियन गैंगस्टर को भी मारा है। इथन भी आकर अब मार्को के पास बैठ गया। मार्को ने बोर्डिंग पास से वो सब पढ़ लिया जो इथन ने लिखा था। ये पढ़ने के बाद वो इथन से कहता है, मैं देख रहा हूं तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, लेकिन ये आखिरी मौका दिया मैंने तुम्हें, आखिरी गलती समझ के इसे माफ कर दिया। लेकिन अगली कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी बीवी को मरवा दूंगा और इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सचमुच कर दूंगा। अब चुपचाप जाओ, अपने स्कैनर पर बैठो और मेरा काम करो। इथन जैसे ही वापस स्कैनर की तरफ जाता है तो देखता है कि इथन की जगह वापस जेसन बैठ गया था, क्योंकि एक पुलिस वाले की यहाँ अचानक मौत हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच गई थी, सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई थी। इसीलिए बॉस ने जेसन को वापस उसकी जगह पे बिठा दिया। ये बात जैसे ही मार्को को पता चली तो उसने इथन से कहा, कुछ भी करो लेकिन जेसन को वहां से उठाओ और खुद बैठो। इथन पहले बॉस से भी बात कहता है, लेकिन अब बॉस उसे समझाते हैं कि सिक्योरिटी की सूरतें हाल पहले से बहुत डिफरेंट है, मैं जेसन को स्कैनर से नहीं हटा सकता। मामले की नाजुक को समझते हुए उसने एक कॉफी ली और कॉफी के अंदर अल्कोहल मिला दी, जिसके बाद उसने कॉफी लाके जेसन के टेबल पर रख दी और इस चीज की शिकायत कर दी। बॉस ने जैसे ही जेसन के टेबल पर अल्कोहल वाली कॉफी देखी, उसे फौरन ही जॉब से निकाल दिया। हालांकि जेसन गिड़गिड़ा कर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यह कॉफी मेरी नहीं है। आप सिनकट होकर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एक पॉइजन के बारे में पता चलाती है। ये पॉइजन इतना खतरनाक था कि जहां पे गिर जाता वहां के आसपास के माहौल की हर चीज तबाह हो जाती है। यहाँ अब एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ईथन जेसन को फंसाने के बाद दोबारा अपनी सीट ले चुका था और अब वो वक्त भी आ गया था जब मार्को का आदमी बैग लेकर स्कैनिंग के लिए पहुंचा। मार्को के कहने पर ईथन ने उसे स्कैन किया और ईथन को पता चल गया कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक वेपन है। ये वेपन क्या कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन ईथन ये समझ गया कि ये वेपन पूरे प्लेन को जरूर तबाह कर सकता है। मालूम हुआ कि इस प्लेन के अंदर वही पॉइजन था जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले एलेना रिसर्च कर रही थी। टेंशन से यहाँ पे ईथन का इतना बुरा हाल हो गया था कि उसे वोमिटिंग होने लग गई। वॉशरूम में उसे मार्को देखने आया और यहाँ पर भी उसे धमकी दे गया कि कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं, वरना तुम मारे जाओगे। इथन पीछे से उसे रोकता है और कहता है, जिस प्लेन में तुम उस वेपन को लेकर जा रहे हो
उसमें पूरे 2000 लोग हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, अगर वो प्लेन में ना गया तो वो यहीं पे चला दिया जाएगा। और यहाँ पे 6000 लोग हैं। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें 2000 लोगों को बचाना है या फिर 6000 को। इथन परेशान हुआ और उसने पूछा, तुम क्यों मारना चाह रहे हो? लोगों को जवाब में मार्को बोला, मैं किसी को मारना नहीं चाह रहा, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मुझे वो करने दो। सीन दोबारा एलेना की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसे उसका एक साथी आकर बताता है कि अभी एयरपोर्ट से किसी ईथन नाम के आदमी ने पुलिस को कॉल की थी। पुलिस ने कॉल रिसीव भी कर ली, लेकिन फिर ईथन कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो गई, यानी वहां कुछ जरूर गड़बड़ी है। एलेना को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा था, इसीलिए उसने पहले दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट पर भेज दिया और उन्होंने जाकर सारी चेकिंग लाइंस बंद कर दी। चेकिंग लाइंस बंद होने की वजह से ईथन के बॉस ने भी सबको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर सभी सस्पेक्टेड लोगों की जांच होने लगी। ईथन ने अब अपना दिमाग चलाया और जल्दी से अपने बॉस का स्कैनर लेकर उसमें मार्को के आदमी का भी नाम डाल दिया, जिसका बैग उसने सही से स्कैन कर लिया था। ये करने के बाद वो बाहर निकल आया। बाहर आने पर जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को एक दूसरे रूम में लेकर जा रहे हैं, तो उसने ईथन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन ईथन ने कोई भी जवाब देने के बजाय ये कहा, आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहते ही उसने एयरपोर्ट कान से निकाल दिया और फौरन अपनी वाइफ से जाकर मिला। वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ के सर पे एक लेजर थी, जिसका मतलब था कि कोई उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा है। वो जान गया कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी की तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। चुपचाप वो दोबारा बाथरूम में आ गया। वो पैनिक हुआ हुआ था और उसके पीछे अब मार्को भी आ गया। मार्को उसे मारने लगा। अपने आप को बचाने के लिए इथन ने भी अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल ली। वो मार्को के ऊपर ताने खड़ा था। तब मार्को ने कहा, तुम सुधर नहीं रहे, तुमने बहुत गलतियां की और इसका अंजाम तुम खुद ही देखोगे। यह कहकर उसने उस बम को एक्टिवेट कर दिया जो उस बैग में था और बोला, पहले सिर्फ 2000 लोगों को मरना था, अब 6000 लोग मरेंगे। ये कहकर उसने दिखाया, वो बम 10 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। मार्को ने उसे कहा कि अगर तुम सब लोग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से उस सूटकेस के पास जाओ, वहां जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। मार्को भागते हुए अब सिक्योरिटी रूम में आया, जहां पर उस आदमी का बैग चेक हो रहा था। इथन ने अपने बॉस के ऊपर गन तान दी। वो अपने बॉस को कुछ भी कहने से हिचक जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा आदमी जल्दी से एक पेन उठाकर ईथन के बॉस के गले में स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। ये देखकर ईथन को इतना गुस्सा आया कि उसने उस आदमी को ही पकड़ लिया और पूछा, क्यों मारा? आखिर तुमने उसे? जिस परे लड़के ने जवाब दिया, मेरे भाई को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है और अगर मैंने ये सब ना किया तो वो उसे मार देंगे। खैर, अब इथन ने मार्को से कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाए। उसके कहने के मुताबिक उसने इस बम को, इस मशीन को डीएक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन बहुत ही आखिरी टाइम में बम के ब्लास्ट होने में चंद ही सेकंड बचे थे। दूसरी तरफ हम लेना को देखते हैं, जो एक फेडरल एजेंट के साथ जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे उसके एक एजेंट की कॉल आई और उसने बताया कि तुम्हारे साथ इस टाइम जो फेडरल एजेंट बैठा है वो असली नहीं है, वो दूसरों का भेजा गया है। असली फेडरल एजेंट तो अब हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचा है। ये सुनकर एलेना डर गई और उसने फौरन दूसरे आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर दी। उस आदमी ने भी कार की स्पीड बढ़ाते हुए इस कार का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। एक्सीडेंट करवाने में वो आदमी कामयाबी हो गया और इस चक्कर में दोनों को बहुत बुरी चोट आई। ये आदमी नहीं चाह रहा था कि एलेना एयरपोर्ट तक पहुंचे। एक्सीडेंट के बाद का जब सीन हमें दिखाया गया तो आदमी ने अभी भी एलेना का गला पकड़ा हुआ था। एलेना अपना गला उसके हाथों से छुड़वाती है और फिर अपने गन से उसे शूट करते हुए वहां से बाहर निकल आती है। यहाँ ईथन मार्को के कहने पर उसके सूटकेस को प्लेन के कार्गो के पास लेकर जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मार्को ने अब उस आदमी से कांटेक्ट किया जो उस बैग को कार्गो तक ईथन के साथ लेकर जा रहा था। उसने इस आदमी से कहा, अब तूने आखिरी काम करना है। वो आखिरी काम था ईथन को मारने का। ये सुनते ही उसने पीछे से ईथन के ऊपर गन पॉइंट कर दी, लेकिन शुक्र था कि सामने एक शीशे में ईथन ने ये सब देख लिया और उल्टा उसी के ऊपर वार कर दिया। इन दोनों के यहाँ लड़ाई चलती रही और इस सब में उसने बार बार ईथन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन एक मर्तबा गोली के बैग चलने की वजह से वो खुद ही मारा गया। मौके का फायदा उठाते हुए इथन ने फौरन उसका मोबाइल लिया और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइफ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठाती। अब वो अपनी वाइफ को छोड़कर अपने दोस्त को कॉल करके बता देता है कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है
और यह मैसेज जाकर उसका दोस्त उसकी वाइफ को दिखा देता है। ये देखते ही नोरा बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन तो लॉकर में था। ठीक वक्त पे हम देखते हैं कि एलेना भी अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। उसने पूरे एयरपोर्ट को आते ही सीज कर दिया, जबकि यहाँ कार्गो के पास अब मार्को आ चुका था और आते ही वो ईथन को शूट कर देता है। लेकिन शूट होने के बावजूद ईथन भाग रहा था, क्योंकि गोली सिर्फ उसकी टांग में लगी थी। यहाँ पे मार्को ने ईथन से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे मेरा सूटकेस दे दो। ये देखकर ईथन नीचे आया और उसने सूटकेस बड़े ही आराम से मार्को के हवाले कर दिया। देखने को मिला कि एलेना भी ईथन का पता पूछते पूछते कार को तक पहुंच गई थी। एलेना जब तक ईथन के पास पहुंची तो ईथन उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागने लगा। उसे जाते हुए यह बता दिया कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूं। और जाने से पहले उसने मार्को का सारा हुलिया भी उसे बता दिया। यहाँ अब देखने को मिला कि नूरा भागते हुए पार्किंग एरिया तक आ गई थी और अब उसे मारने के लिए यहाँ राइली भी आ चुका था, क्योंकि उसने सभी के मोबाइल हैक किए हुए थे और उसे पता चल गया था कि ईथन ने नूरा को सब सच बता दिया है। इससे पहले कि वो नूरा को मार देता, पीछे से ईथन आ जाता है। अब राइली भी गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही हमें गन शूट की आवाज सुनाई दी और राइली गिर गया। देखने को मिला कि वो आदमी जो कि सूटकेस लेकर प्लेन तक जा रहा था, जिसकी मौत हो गई थी, उसके भाई को राइली ने बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसी ने राइली को मारा था। इथन उस आदमी को देखकर ही समझ गया कि ये जरूर उसी लड़के का भाई है जिसे ब्लैकमेल करके मार्को अपना काम करवा रहा था। और अब इथन ने उसे सब सच बता दिया कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अभी भी मसले हल नहीं हुए थे। इथन को अभी भी जाकर मार्को को किसी तरह रोकना था। उसे किसी भी तरह रोकना था कि मार्को प्लेन में न बैठे। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मार्को प्लेन में बैठ चुका था। यहाँ हमें पता चला कि इथन ने एक अच्छा काम भी किया था। मार्को के सूटकेस के ऊपर एक नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था, ताकि उस नंबर को जैसे ही वो ट्रैक करे तो उसे पता चल जाए कि मार्को इस टाइम कहाँ पे है। जब उस सूटकेस को स्कैन किया गया, तब इथन को पता चल गया कि मार्को प्लेन में पहुंच चुका है। वो जल्दी से अपनी वाइफ से कहता है, जाओ एयरलाइन डिपार्टमेंट के अंदर और उस प्लेन को टेक ऑफ होने से मत रोकना। मैं जल्दी से जाकर इथन को रोक लूंगा। अगर प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो जरूर मार्को उस बम को वहीं पर ब्लास्ट करवा देगा। मैं उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। नारा भी यही ठीक समझकर फौरन एलेना को बताती है, जो कि उस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोक रही थी। उस प्लेन को टेक ऑफ होने दो। अगर वो प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो मार्को उस बम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन इथन गया है, प्लेन में उसे बम डीएक्टिवेट करना आता है। वो सब संभालेगा, उसने पहले भी ये किया है। देखने को मिला कि ईथन भी टाइमली प्लेन के कार्गो में पहुंच गया था। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था और अब ईथन सूटकेस को खोलकर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने वह सूटकेस खोला, मार्को को इस चीज की खबर हो गई और वह जान गया कि जरूर प्लेन के अंदर ईथन ही आया है। अपने मिशन को बचाने के लिए मार्को भी आ जाता है कार्गो के अंदर। यहाँ आते ही मार्को ने अब ईथन को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई। गोली इस मर्तबा भी ईथन के पांव पे लगी और उसके बाद अपने बैग को लेने के लिए आगे बढ़ा। बैग इस टाइम फ्रीजर में था। उसने जैसे ही खोला उस बैग को तो देखा बॉम्ब के अंदर वो केमिकल नहीं था, जिस केमिकल से हर चीज तबाह हो जाती है। देखने को मिला कि केमिकल इस टाइम इथन के हाथ में था। गोली चलने की आवाज से यहाँ पायलट को भी पता चल गया कि प्लेन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स है। इसलिए उसने दोबारा प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ही मोड़ दिया और यहाँ इथन ने एक चालाकी की खड़े होकर जल्दी से उसने मार्को को फ्रीजर के अंदर धक्का दिया और केमिकल को भी फ्रीजर के अंदर फेंक कर उसने फ्रीजर बंद कर दिया। केमिकल वहां पर फट गया। इस केमिकल ने मार्को का पूरा पूरा खून 1 ही मिनट में जमा दिया था और वो वहीं पे मर गया। और ऐसे ईथन का मिशन सक्सेसफुल हो गया। उसने पूरे 2000 लोगों की जान बचा ली। प्लेन के लैंड करते ही भारी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई। साथ ही एलेना भी मौजूद थी। पुलिस ने ईथन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एलेना, जो पूरी सच्चाई जानती थी कि ईथन ने ही सभी की जान बचाई है, उसे छोड़ने के लिए कहती है। रिहा होते ही ईथन सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता है। मूवी के अंत में खुलासा होता है कि मार्को दरअसल एक रूसी अधिकारी की हत्या करने की साजिश के तहत यह सब कर रहा था। लेकिन अब जब सभी सुरक्षित थे, लोग चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।